इस किले की खामोश दीवारों ने कई बच्चियों की चीख सुनी। एक एक कर उन्हें अपना शिकार बनाता रहा। लोग डरे हुए थे, पुलिस परेशान थी, और जब मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वाला वो शैतान पकड़ा गया तो उसके खुलासे में एक चेहरा जिसके रहस्य ने लोगों को डरा दिया था। वो चुपके से आता था, मासूम बच्चियों को अगवा करता था और फिर तुगलकाबाद के इस किले में अपने घिनौने खेल के बाद सत्य है जो सभी के जीवन में आना निश्चित है। अगर आप जिंदगी आपको मिली है तो आपकी मौत आनी निश्चित है। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उनमें मरने वाले लोग बेकसूर थे। जिस कारण को मारा गया था वो बड़ा विभत्स सा, बड़ा भयानक था। जब लोगों को पता चलता है कि लोगों में ऐसी घटना को किसी व्यक्ति ने अंजाम दिया है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खलबली सी मच जाती है। एक व्यक्ति अपने वैसीपन में 35 बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और जिस घटनाक्रम को लेकर आपसे जुड़े हैं, इसमें कहानी है दिल्ली के एक सीरियल रेपिस्ट की, जो 35 बच्चों की हत्या करता है, उनके बाद उसके रेप करता है। और जब ये घटना लोगों के सामने आती है तो लोगों में एक भय का माहौल बन जाता है। उसका वैसीपन ऐसा था कि लोग सुनकर भी सन्न रह जाते हैं। इससे बड़ा सवाल यह है कि घटना को आज 7 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी इस अपराधी के साथ क्या होता है कुछ भी किसी को नहीं पता है। ना किसी अखबार में, ना किसी टीवी चैनल पर, कहीं भी इसी कोई जिक्र नहीं अभी तक सुनाई देता है। आइए आपको पूरी घटना सुनाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक इलाका पड़ता है बेगमपुर। बेगमपुर के पास जैनपुर नाम की कॉलोनी है। वहां से एक लड़की जिसकी उम्र 6 साल थी, 14 जुलाई सन 2015 अचानक घर से खेलने के लिए जाती है और वो लापता हो जाती है। शाम तक जब घर नहीं पहुंचती है तो घर के जो लोग होते हैं वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आसपास में जब पता लगता है, क्योंकि जो कॉलोनी थी अविकसित कॉलोनी थी, वहां पर कुछ मकान खंडर में तब्दील थे और कुछ मकान अध बने हुए थे, कुछ ही मकान बने हुए थे। आसपास एक सुनसान सा इलाका जैसे होता है, इस प्रकार से वहां पे था। कुछ ही परिवार पर बसे हुए थे। सभी जो परिवार के लोग होते हैं घटना से भयभीत हो जाते हैं, उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। चौथे दिन एक राहगीर वहां से गुजर रहा था तो उस राहगीर को एक बड़ी बदबू आती है, जिसको देखता है कि पास के मकान से बदबू आ रही थी, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। तो वो आसपास के लोगों को बताता है, इत्तला करता है कि यहाँ से बदबू आ रही है। तो लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। वो जो मकान था उसकी 4 दीवारी केवल हो पाई थी और पुलिस जब अंदर जाकर देखती है, उस डेड बॉडी को देखती है तो पता लगता है ये डेड बॉडी 6 साल की लड़की की थी जो 14 जुलाई को लापता हो गई थी। ये जो लड़की थी, इसके जो कपड़े होते हैं इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। लाश अब सड़ने की अवस्था में थी क्योंकि इसको पड़े हुए लगभग 4 दिन बीत चुके थे। और पुलिस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट पुलिस शुरू करती है। लगभग उस घर से जो खंडर था 500 मीटर की दूरी पर था। पुलिस अपने सारी जो टीम है गठित करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको अपने पास लेती है। फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है। डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचती है और जब पता लगाया जाता है तो वहां से एक डीएल बरामद होता है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। और जब ड्राइविंग लाइसेंस की जांच कराई जाती है तो एक सन्नी नामक युवक का ड्राइविंग लाइसेंस था। और जब पुलिस पूरे घटनाक्रम की इसकी जांच करती है और सन्नी नामक व्यक्ति के लोकेशन को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि सन्नी नामक जो युवक है एक अस्पताल में है। पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि सन्नी नामक जो युवक था ये एक जो अस्पताल में रूम होते हैं उसमें भर्ती था और जिसमें शरीर पे से बहुत गंभीर चोटें थी और ये बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस से पूछताछ करती है लेकिन जो डॉक्टर होते हैं इसको साफ साफ मना कर देते हैं कि ये पूछताछ की स्थिति में नहीं है और आप किस दिन और आकर पूछताछ कीजिएगा। लेकिन पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल था कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस उस स्थान पर क्या कर रहा था। जब डॉक्टरों से सवाल पुलिस करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि 10 जुलाई से व्यक्ति यहाँ पर भर्ती है। तो पुलिस की एक बात स्पष्ट हो जाती है क्योंकि 14 जुलाई से लड़की अपहरण हुआ था, 10 जुलाई से यहाँ भर्ती है, तो सन्नी नामक युवक की इसमें कोई भूमिका तो नहीं है क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट पुलिस की नजर में अभी तक यही था। लेकिन पुलिस डॉक्टरों से जब प्रार्थना करती है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं। तो पुलिस सन्नी से पूछती है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है।
तो बताता है कि अब से लगभग कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मारपीट की थी, और मारपीट के बाद जो मेरा पर्स था वो लोग छीन कर ले गए थे। पुलिस जब उससे उसके दोस्त के बारे में पूछती है तो बताता है कि मेरा एक दोस्त रविंद्र कुमार है जो एक बस में कंडक्टर है। पुलिस अब इस रविंद्र कुमार की तलाश में निकल जाती है। रविंद्र कुमार जो वर्तमान में दिल्ली के उत्सव विहार में रह रहा था, और ये बदायूं के गंजद्वारे नामक गांव का रहने वाला था। इसके पिता प्लम्बर थे और ये लगभग कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे। 20 जुलाई को पुलिस रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लेती है, और ये किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे थे। और जो पूरा सच पुलिस को बताता है, क्योंकि पुलिस का पूछने का तरीका अपना अलग होता है। 3rd डिग्री आप कुछ कहें या मार पिटाई करके कहें, पुलिस सच उगलवा ही लेती है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताता है कि मैंने इस लड़की का 14 जुलाई को अपहरण किया था, और 14 जुलाई को अपहरण करने के बाद जब मैंने इसके साथ रेप करने का प्रयास किया तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, और तब तक मुंह पर हाथ रखे रखा जब तक इसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से इसके साथ में बलात्कार किया, और इस लाश को छोड़कर मैं आपसे फरार हो गया था। पुलिस अब इसके इतिहास के बारे में जब इससे पूछताछ करती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये बताता है कि 2008 में गंजद्वारे से ये ऐसे ही कारनामे करते आ रहा है। बदायूं का गंजद्वारा ऐसा गांव था जहां 2008 में वहां से बाहर आया था, तो तब से ही इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। तो पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है तो बताता है कि दोस्तों के साथ ये गंदी फिल्में देखता था, शराब पीता था, तो ऐसा ही करने का इसका मन चाहता था। इस प्रकार दोस्तों के साथ बैठकर फिल्में और शराब पीता था। 1985 में फिल्म आई थी सामरी और मम्मी, जिसे देखकर इसको पता लगता है, एक आइडिया आता है कि मरने के बाद कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता है। बस यही बात इसके दिमाग में बैठ गई और इसने इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब वो जहां भी जाता था ऐसे ही कारनामे वो लगातार कर रहा था। मामा के घर गया तो मामा के घर, बुआ के घर गया तो बुआ के घर, मौसी के घर गया तो मौसी के घर, जहां पर भी इसको 2.5 साल से 10 साल से के बीच के जो बच्चे होते थे, जो विरोध नहीं कर पाते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, वो इस प्रकार के बच्चों को चिन्हित करता था, उनकी हत्या करता था। उसके बाद उनके साथ में वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता था। अब तक ये बच्चे होते थे, इनको चॉकलेट टॉफी के बहाने एक स्थान पर ले जाता था, वहां पर इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये इनकी हत्या करता था और रेप करता था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मुंडका, कुराला, गंजद्वारे, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नंदग्राम, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 2008 से 2015 तक ये अब तक 35 बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुका था। अगर सन्नी का जो पर्स था उस स्थान पर ये नहीं छोड़ता तो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता लगता है, जिनके बच्चे गायब हुए थे, उनको जब पता लगता है तो वे लोग दिल्ली की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और उसको गिरफ्तार कर लिया था। लोग इससे पूछना चाह रहे थे आखिर इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया है। ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोग आपके आसपास भी मिल सकते हैं, तो किसी पर भी बिना जाने विश्वास न करें और सावधान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। अगली कहानी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।